गुड है। सो गुड आफ्टरनून। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर बुक जो लिटरेचर रिव्यू पे है। उस बुक का हम लोग 3 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ दिस इज द 4th चैप्टर और विच इज टाइटल्ड रीडिंग एंड नोट टेकिंग स्ट्रेटजी। हमने पार्ट 1 ऐसे करके जोड़ा हुआ है क्योंकि हम पूरा का पूरा एक चैप्टर एक बार में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसको पार्ट 1 कर दिया। इस बुक की सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है? सबसे पहले शुरू में ही समरी प्रोवाइड करता है, तो हमें ना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो पता चल ही जाता है कि इस चैप्टर में है क्या, एंड फिर उसके बाद समरी के बाद आपको क्लैरिटी आ जाती है कि ये पॉइंट मेरे इंटरेस्ट का है जहां पे मैं जाकर के फोकस कर सकता हूँ, राइट। सो इस चैप्टर में हमें क्या मिल रहा है? तो दिस चैप्टर इज प्रोवाइडिंग ओवरव्यूज of effective approach to reading and note taking. What is the effective approach for read करने का? कोई भी टेक्स्ट देखो, रिव्यू लिटरेचर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जब भी कोई भी चाहे एमएससी थीसिस कर रहा हो या कोई पेपर लिख रहा हो, कोई साइंटिफिक पेपर लिख रहा हो या वो पीएचडी का थीसिस लिख रहा हो, किसी भी तरह का रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, कोई किसी को प्रोजेक्ट लिखना है, तो वहाँ पे रिव्यू लिटरेचर करना ज़रूरी होता है। और रिव्यू लिटरेचर में जो आर्टिकल जो रिव्यू करने पड़ते हैं, इट इज इट इज क्वाइट लाइक नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज क्वाइट मोर। मतलब ऐसा नहीं 100 200 500 तक भी आपको रिव्यू करने पड़ सकते हैं आर्टिकल्स। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक रिव्यू, कई कई जगह पे आपको बुक पढ़ने पड़ेंगे, कई जगह पे जर्नल आर्टिकल्स पढ़ना है, तो वॉल्यूम ऑफ रीडिंग इज मच मोर। तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके रीड करने के अप्रोच कैसे हैं। यदि वो इफेक्टिव नहीं है रीड करने का, और नोट टेकिंग की आपकी कैपेसिटी नहीं, मतलब आप नोट्स कैसे बना रहे हो। इन नोट्स बनाने का मतलब क्या है कि जो आपने रीड किया उसको आप रिकॉल कैसे करोगे। तो कहीं ना कहीं आपको नोट तो बनाना पड़ेगा ताकि आपने जो भी पढ़ा उसको आप रिकॉल कर पाओ, फिर उसको समराइज्ड इंफॉर्मेशन में ही जिस पर्पस के लिए आप रिव्यू लिटरेचर कर रहे हैं वहीं उन सब सेक्शंस में आपको जाकर के वो बातें लिखनी है, राइट। और देर आर मेनी थिंग्स है कि आप एग्जैक्टली उसका कॉपी नहीं कर सकते जो भी आर्टिकल्स आप रिव्यू कर रहे हो, क्योंकि आपको प्लेजरिज्म भी अवॉइड करना होता है, राइट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके अप्रोच जो हो रीड करने के, रीडिंग और नोट टेकिंग का अप्रोच जो हो वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब लेस टाइम में मैक्सिमम गेन, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली लुकिंग एट द, अब ये चैप्टर में जो ओवरव्यू प्रोवाइड करेगा नोट टेकिंग और रीडिंग का अप्रोच जो बताने वाला है, वो वहां पे जो उसका फोकस जो है कि रीजन फॉर रीडिंग। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर रीडिंग, सो इट इज गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट। दूसरा, टेक्निक्स फॉर इफिशिएंट रीडिंग हमें मिलने वाला है कि क्या मोटिवेशन है, फिर उसके बाद कौन से इफिशिएंट टेक्निक्स है रीड करने के। एडॉप्शन ऑफ ए क्रिटिकल एनालिटिकल एंड इवेल्युएटिव अप्रोच टू द टेक्स्ट, मतलब जब भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो उस समय पे आप कैसे उसको क्रिटिकली एनालिटिकली और इवेल्युएट करते हुए पढ़ोगे। आप पढ़ते वक्त ही ये सारी चीजें आपको इंटीग्रेट करनी है, अडॉप्ट करनी है इस स्ट्रेटेजी को, कि क्रिटिकल इवेल्युएशन करो, एनालिटिकली उसके बारे में सोच भी रहे हो, और उसने सही लिखा नहीं लिखा उसको इवेल्युएट भी कर रहे हो उस टेक्स्ट को। स्ट्रेटेजीज फॉर नोट टेकिंग, आपके नोट जो बनाना है, जो लिखना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या होनी चाहिए नोट टेकिंग स्ट्रेटेजी। वो टेक्निक्स फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव समरी, इफेक्टिव समरी कैसे लिखा जाता है आफ्टर रीडिंग सर्टेन थिंग्स आउट। ways of observing and noting connections between the different source text, मतलब जैसे मान लो कि आपने एक टेक्स्ट पढ़ा, पहले से पढ़ा हुआ है कोई चीज, और फिर आप एक दूसरा आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो पहले वाले आर्टिकल से इस आर्टिकल के इंफॉर्मेशन को आप कैसे कनेक्ट करोगे व्हाइल रीडिंग, वो चीज ऑब्जर्विंग एंड नोटिंग द कनेक्शंस।
बिटवीन द डिफरेंट सोर्स टेक्स्ट। तो जैसे जैसे आप आर्टिकल पढ़ते जाओगे, पहली बार मैंने आपने एक आर्टिकल पढ़ा, दूसरी बार में दूसरा पढ़ा, फिर तीसरी बार में पढ़ोगे तो 2 आर्टिकल का इन्फॉर्मेशन आपको पता है। फिर जब तीसरा पढ़ोगे तो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, मतलब कैसे लिंक करना है आपको, वो चीजें समझना। तो वो भी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे बताने वाला है, इस चैप्टर में हमें मिलने वाला है। In particular, the chapter aims to emphasize the need to be a critical reader. एक critical reader कैसे बनते हैं और उसका need है बेसिकली आपको एक critical reader बनना चाहिए। जब भी पढ़ रहे हो तो critically read करना है, right? तो it is going to emphasize the need to be a critical reader, reading actively and analytically. मतलब जब आप रीड कर रहे हो तो आप एक्टिवली रीड कर रहे हो और एनालिटिकली भी रीड कर रहे हो। पैसिव रीडिंग नहीं है आपकी, मतलब ऐसा पैसिव रीडिंग में क्या होता है ना कि आप जस्ट पढ़े जा रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे हो। पढ़ते वक्त आप सोच भी रहे हो उसको कि वो सही है नहीं है, अच्छा इसने अपना स्ट्रॉन्ग एविडेंस, इस बात को तो बोला लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया है या नहीं दिया है। दूसरी चीज, यदि इसने एविडेंस प्रोवाइड किया तो वो एविडेंस जो है वो करेक्ट है भी कि नहीं है। तो पढ़ते वक्त ये सारी बातें सोचते रहना, ओके, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रीडिंग। बेसिकली रीडिंग एक्टिवली एंड एनालिटिकली, मेकिंग कनेक्शंस विथ व्हाट यू ऑलरेडी नो। आपको ऑलरेडी कोई चीजें पता है, अब जो आप नई बात पढ़ रहे हो उसके साथ कनेक्ट करना। एंड इवेल्युएटिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑथर्स रिसर्च एंड आर्गुमेंट। राइट, अभी क्या है कि वहां पे इवेल्युएट करना है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ऑथर्स रिसर्च एंड आर्गुमेंट, मतलब जो भी उसने रिसर्च किया है उसका स्ट्रेंथ क्या है, उस जो आर्गुमेंट जो प्रोवाइड कर रहा है उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। और मोर ओवर ये बोला सी ऑल्सो चैप्टर 8 ऑन क्रिटिकल राइटिंग। अभी एक चैप्टर और आने वाला है, चैप्टर नंबर 8, जहां पे क्रिटिकली लिखते कैसे हैं वो यूजफुल इंफॉर्मेशन होगा और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगा, जहां पे हम लोगों को ये इवेल्युएट कर रीड लिखने के लिए जरूरी है पढ़ना। एक बात तो ये भी दिमाग में बिठा कर रखो, कुछ भी चीज यदि आप क्रिटिकली लिख रहे हो तो आपको क्रिटिकली रीड करने भी आना चाहिए। जितने अच्छे से रीड करोगे उतने बढ़िया आप लिख भी सकते हो, उतने बढ़िया से आप समराइज भी कर सकते हो बेसिकली किसी भी चीज को। सो रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Let us first of all consider the reason why reading is such an important part of the research process. क्यों इतना important है रीड करना, एक रिसर्च प्रोसेस के लिए क्यों important है रीड करना? We have identified the sum of the reason already when thinking about the purpose of review literature, which is इन चैप्टर 3 में हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि एक रिव्यू लिटरेचर करने का पर्पस क्या है। वहां पे बहुत सारे रीजंस हमने दिए कि हम क्यों पढ़ते हैं रिव्यू लिटरेचर, क्यों करते हैं, राइट। उसी से बोल रहे हैं इनकॉर्पोरेटिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑन दिस। पहले उसको भी इनकॉर्पोरेट करेगा, तो आपको अभी भी रिवाइज करने का एक बार मौका मिल रहा है चैप्टर नंबर 3 में कि हम रिव्यू लिटरेचर क्यों करते हैं, एंड then we are going to expand on those concepts. उसके बाद expanding on this we can say that reading contributes to the research process and helps you. Reading क्या करता है? It contributes to the research process. देखो रिसर्च का प्रोसेस, जब आप एक बार टॉपिक डिसाइड करते हो, टॉपिक डिसाइड करने के पहले बेसिकली शुरू हो जाता है। आप जब रिव्यू लिटरेचर करते हो, जब पढ़ना शुरू करते हो, तब से जाकर जब एक अच्छा खासा जब आपका स्टडी बन जाता है, दिमाग में आपके फ्रेमवर्क बन जाता है, देन ओनली यू डिसाइड कि भाई ये मेरा टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक अभी तक एक्सप्लोर्ड नहीं हुआ है या सफिशिएंटली एक्सप्लोर्ड नहीं हुआ है, तो वो टॉपिक हम डिसाइड करते हैं। तो ये बोल रहा है कि रीडिंग और प्रोसेस कब जाके स्टॉप होएगा, जब आप फाइनल राइटिंग कर लोगे, आपका रिसर्च खत्म हो गया। टिल राइटिंग तक आपका रिसर्च प्रोसेस चल रहा है। So reading contributes to the research process and it helps you to find out more about the field in which you are working and identifying a topic for the research. पहला चीज
क्या बोल रहे हैं कि जो भी आप रीड करोगे, रीडिंग का ये पर्पस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प्स यू टू फाइंड इट आउट मोर अबाउट द फील्ड। जिस फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हो उस फील्ड के बारे में आपको इन डेप्थ जानकारी हो। जितनी जानकारी आप एक्वायर कर सकते हैं वो एक्वायर करें। एंड आइडेंटिफाइंग द टॉपिक ऑफ द रिसर्च, और हम किस टॉपिक पे रिसर्च करें उसके आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। दूसरा, डेवलप योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड। आपको रीड करते करते आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग उस फील्ड के बारे में बढ़ती है। कोई भी चीज पढ़ोगे, कोई भी रीडिंग, उससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन उठाओगे, अच्छे आपको बहुत सारी चीजें होगी जो किसी चीज का मीनिंग ही नहीं पता होगा, उस फील्ड में आप अभी नए नए उस फील्ड में इंटर कर रहे हो। तो जैसे मान लो कि कोई एक न्यूक्लियर मेडिसिन, जैसे अभी आप लोग यदि क्लिनिकल में इंटर करोगे तो क्लिनिकल चीजें भी आपको सीखनी पड़ेगी, उसके टर्म्स, उसके हिसाब से आपको एक्वेंट होना पड़ेगा, वो लोग कौन से टर्म्स यूज करते हैं, राइट। यदि मान लो कि आपने कोई ऐसा फील्ड ले लिया जिस फील्ड में आपने कभी काम ही नहीं किया, जैसे मान लो मशीन लर्निंग ले ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लिया, या जो एमएससी के कोर्स में आपने कभी पढ़ा ही नहीं, सो एवरीथिंग इज न्यू टू यू। सो जब भी आप रीड करते हो तो हर रीडिंग में आपका क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है अबाउट द फील्ड, जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो। नेक्स्ट जो है वो फाइंड आउट व्हाट अदर रिसर्च हैज बीन डन इन द एरिया। मतलब आपके रिसर्च के अलावा जो भी टॉपिक आपका इंटरेस्ट है, या आप ऐसे समझ लो कि इस फील्ड में कितने तरह के रिसर्च हो चुके हैं, वो पता करने के लिए, तो वो आपको पता चल जाता है पढ़ने से। It also helps you to keep up to update the development in the field. अभी तक के फील्ड में क्या क्या चीज डेवलपमेंट हुआ है, वो भी चीज को अपडेट करने में, आपको अपडेट करने में मदद करता है रीडिंग। इट हेल्प्स यू टू प्लेस योर ओन रिसर्च इन द कॉन्टेक्स्ट, कि आपका जो रिसर्च होगा वो पूरा उस टॉपिक का जो कॉन्टेक्स्ट जो है वो वहां पे आपका कहाँ पे फिट बैठता है, वो वहां पे मदद करता है। And identify the theoretical perspective that you might wish to draw on. मतलब जो टॉपिक पे आप काम करने चाह रहे हो, जब आप रीड करोगे ज्यादा तो आपको उसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी पता चलेंगे कि उसके बिहाइंड थ्योरी क्या है। ओके, फाइंड सपोर्ट फॉर योर व्यूज एंड आर्गुमेंट्स। मतलब आपको आपके जो व्यूज हैं और जो भी आप आर्गुमेंट है वो वहां से भी रीड करने के बाद सपोर्ट मिलता है। जैसे आप अपने बारे में आप सोचता है ना आदमी कि हम इस टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं और हमारा ये आइडिया है, जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हमारे आइडिया से मिलता जुलता और लोगों ने भी काम किया हुआ है, नहीं, या हम जो आर्गुमेंट देना चाह रहे हैं ऑलरेडी ये आर्गुमेंट जो है दूसरा आदमी भी दे रहा है, तो आपके आर्गुमेंट स्ट्रेंथन होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट भी, आपको भी बल मिलता है कि यस आई एम एट द राइट पाथ। ओके, सो इट फाइंड सपोर्ट्स फॉर योर व्यूज एंड आर्गुमेंट्स। एक्सप्लोर द पॉसिबल रिसर्च मेथड्स टू यूज फॉर योर ओन रिसर्च। अब मान लो कि कौन सा मेथड मुझे यूज करना चाहिए, वो उसमें भी मदद करता है कि क्योंकि हर रिसर्च क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी हमें यूज करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी एक देखो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे पाथवे पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और मुझे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पहुंचना है। अब उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, देयर आर मेनी पाथवेज अवेलेबल। तो आपको क्या चलेगा, पहले तो पता चलेगा कितने पाथवे वहां तक रीच करने के लिए पॉसिबल है, राइट। अब हम अपना कौन सा पाथवे बना सकते हैं या हम उसमें से कौन सा एडॉप्ट करें, एक तो बात ये भी हो सकता है, राइट। लाइक जैसे मान लो कि हम एक तुम्हारा एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे मान लो कि तुमने स्टेजिंग आपको करनी है, राइट। तो स्टेजिंग के कितने तरीके हैं, कौन कौन से गाइडलाइन अवेलेबल है, आउट ऑफ दैट गाइडलाइन व्हिच गाइडलाइन आई एम गोइंग टू फॉलो। सो दीज आर द मेथोडोलॉजी टू रीचिंग कि हम किसी भी पर्टिकुलर इमेज को रीड करने के बाद हम कैसे उसको असाइन करेंगे कि ये पर्टिकुलर स्टेजिंग में है ये। अब वो मेथोडोलॉजी चूज करना, या हम कुछ अपना बनाने वाले हैं बेस्ड ऑन 2-3 मेथड्स के बेसिस पे हम अपना एक अलग मेथड डेवलप करने वाले हैं। सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू in this way also, exploring the possible research methods
to use for your own research. Reading also helps you to pursue your enjoyment of reading around the subject. अब क्या है, एक टिपिकल प्रॉब्लम है, मैंने नोटिस किया है, वो सबके साथ होता होगा, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। यदि कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लो और आप उसको पढ़ना शुरू करो, आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो ना, तब भी आप पढ़ना शुरू करो। जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते जाता है, एक चीज पढ़ते हो, दूसरा चीज पढ़ते हो, तो आपके इंटरेस्ट बढ़ने लगते हैं। एंड ह्यूमन माइंड ऐसा है कि उसको ना बार और डेप्थ में एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। और जनरली जो लोग भी रिसर्च फील्ड में आते हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी तो होती ही, ऑलरेडी इनहेरेंट होती है, कि उनको रिसर्च करने की आदत है। अदरवाइज वो उस फील्ड में अट्रैक्ट होते ही नहीं है। यदि उनको डीप स्टडी करने की आदत नहीं है, तो नोबडी इज गोइंग टू कम इनटू दिस फील्ड, और सस्टेन नहीं करेगा एटलीस्ट, ये तो पक्का है। तो एक तो आदत बन जाती है और यू स्टार्ट एंजॉयिंग रीडिंग। फिर तो ये बोल रहे हैं वही, इट हेल्प्स यू टू परस्यू योर एंजॉयमेंट ऑफ रीडिंग अराउंड द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में आपको, चूंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें पता हो चुकी हैं, तो अब आपको पढ़ने का मन करता है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ, क्या क्या चीजें और चीज हम देख सकते हैं, लाइक दैट। इट हेल्प्स यू to explore different perspectives in the field and position yourself among them. अब मान लो कि एक ही प्रॉब्लम है, जैसे आप मान लो कि स्टेजिंग की ही बात है, अब उसमें यूरोपियन गाइडलाइन के अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अमेरिकन के गाइडलाइन के अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। ये दोनों पर्सपेक्टिव्स के बाद भी यहाँ पे इंडिया में जो लोग, जो क्लिनिकल जो पर्सन जो है, वो अपना एक अलग मेथड बनाया होगा अपना स्टेज करने का। इन दोनों से हो सकता है कि दोनों का मिक्स मैच करके बनाया हो, या उसके अपने प्रोस्पेक्टिव हो सकता है दोनों के प्रोस्पेक्टिव से अलग होंगे। दैट इज मच मोर रिफ्लेक्टेड व्हेन यू माइट अटेंड टू ए जर्नल क्लब या साइंटिफिक मीटिंग। देखोगे आप तो कोई भी गाइडलाइन उठाओगे, उस पर बात होगी, तो दूसरा आदमी जो फैकल्टी मेंबर भी बैठा होगा या स्टूडेंट भी जो बैठा होगा, वो अपना कुछ ना कुछ ओपिनियन देगा कि भाई ये सही है, ये नहीं है, ये प्रैक्टिकली फिजिबल है, नहीं है, लाइक दैट। सो इट दिस इज, जो भी आदमी यदि बोलता है कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, या उसके बारे में जब कमेंट करता है, तो वो अपना व्यू पॉइंट देता है, क्योंकि उसका वो व्यू होता है कि हमारे व्यू पॉइंट से ये ठीक नहीं है या ये चीज सही है, समथिंग लाइक दिस। सो it helps you to explore different viewpoint, different perspectives in the field and position yourself among the yourself among them। मतलब अब जिसका भी रीड करोगे तो उसका प्रोस्पेक्टिव आपको पता चलेगा ना, कि वो किस प्रोस्पेक्टिव से लिखा कि ऐसे स्टेजिंग होनी चाहिए। हो सकता है कि उसका कंट्री के लिए स्पेसिफिक हो, वहां पे कोई टेस्ट होता हो, और कोई टेस्ट, जैसे मान लो कि बहुत सारी थेरेपी और बहुत सारे रेडियो फार्मास्यूटिकल किसी कंट्री में अलाउड ही नहीं है उस समय पे, तो उसके गाइडलाइन में वो चीज तो आने वाली नहीं है, लेकिन इंडिया में तो आ जाएगी वो, यदि यूजफुल होगी तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं उसके प्रोस्पेक्टिव्स बनने के वैसे, राइट। तो आपको लेकिन पता चलेगा कि वो किस प्रोस्पेक्टिव से वो ये बात बोल रहे हैं, रख रहा है। इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू मेक ऑब्जर्वेशंस अबाउट राइटिंग कन्वेंशंस इन योर डिसिप्लिन टू डेवलप योर ओन एकेडमिक राइटिंग स्टाइल्स। आपको ये भी पता चलेगा कि आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि लिखते कैसे हैं, किस कन्वेंशन में लिखते हैं, उनका लिखने का आउटलाइन क्या है, कौन सी बात पहले लिखी जाती है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ये सारे कन्वेंशन आपको मिलेंगे, विच इज गोइंग टू इन योर राइटिंग कन्वेंशन इन योर डिसिप्लिन। योर डिसिप्लिन का मतलब जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हो, टू डेवलप योर ओन एकेडमिक स्टाइल। अब फिर उसके बाद से आप अपना आगे जो भी स्टाइल में आप लिखना चाहते हो, यू कैन अडॉप्ट एनी वन ऑफ देम एंड यू कीप कंटिन्यूइंग, राइट। सो रीडिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन एनी नंबर ऑफ वेज। At first, again बोल रहा है, at first it is not unusual to feel overwhelmed by the quantity and variety of literature available। आप जब भी लिटरेचर सर्च करने जाते हो, आप देखो, आप इंटरनेट पे जस्ट गूगल में सर्च मारो, आप एक टॉपिक पे आपको मोर देन 1000 आर्टिकल्स मिलेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन होता है कि भाई जब मुझे देखना है तो इसमें से कितना देखना है, कितने आर्टिकल्स देखने हैं। तो ये एक ओवरवेलम की फीलिंग्स है कि बहुत ज्यादा है, उसमें से कितना मुझे देखना है। तो ये बोल रहा है कि इट इज नॉट अनयूजुअल नहीं है कि
ओवरवेलमिंग का फीलिंग्स आना बाय लुकिंग एट द क्वांटिटी एंड द वैरायटीज ऑफ लिटरेचर अवेलेबल। वैरायटी ऑफ लिटरेचर, क्वांटिटी तो हुआ, जैसे मान लो कि जर्नल आर्टिकल है, जर्नल आर्टिकल भी 1000, बुक्स भी इस पे लिखे हुए हैं, मोनोग्राफ्स भी है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स भी है, नहीं वीडियोस भी है, मान लो कहीं पे कोई यूट्यूब पे भी कोई बहुत सारे इंफॉर्मेशन डाल रखे हैं अच्छे खासे, तो मुझे कहां तक कितना उठाना है, राइट। सो दैट इट सेज कि क्वांटिटी एंड वैरायटीज ऑफ लिटरेचर रिव्यू को देख करके ओवरवेलमिंग की फीलिंग्स आती है। हाउएवर एज योर रिसर्च टॉपिक बिकम्स मोर फाइन ट्यून्ड, अब क्या है रिसर्च टॉपिक में क्या होता है, जब आप पढ़ते हो तो पहले तो आपको एक वेग आइडिया होता है कि लाइक हम जो है ना, हम इसमें काम करेंगे, ये टॉपिक होगा मेरा, लेकिन कुछ दिन पढ़ते 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 फिर आप देखते हो कि नहीं, ये तो नहीं, इतना तो नहीं हो सकता, इसमें से सिर्फ मैं थोड़ा सा और नैरो डाउन करो, सिर्फ इतना काम हो सकता है, इतने ही पेशेंट हो सकते हैं, हम दुनिया के सारे पेशेंट्स नहीं ले सकते, राइट। हम एक ही पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि 2 साल का टाइम है या 3 साल का टाइम है या 1 साल के टाइम में हमें रिसर्च खत्म करना है, तो लुकिंग एट वेरियस कॉन्स्टेंट्स हम क्या करते हैं, उसको फाइन ट्यून करते हैं रिसर्च के टॉपिक को, राइट। हम अपनी कैपेबिलिटी देखते हैं, बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस जो रेज हो सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर देखते हैं, प्रोजेक्ट रिस्क प्रोजेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि जब ये फाइनल थीसिस सबमिट होगा या फाइनल चीजें आएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इफ आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस पर्टिकुलर टाइटल, राइट। तो ये सारी चीजें जो आपको सोचनी पड़ती हैं, ये सोच करके फिर आपका आता है टॉपिक जो होता है, इट बिकम्स मोर एंड मोर रिफाइंड, जैसे जैसे रिसर्च प्रोग्रेस होएगा आपके टॉपिक जो है वो क्या होगा, इट विल बी मोर फाइन ट्यून्ड, you will gradually become more able to recognize the text that are most relevant to you and hence the material that you need to read thoroughly and in detail। अब क्या है कि पहले तो आपको बहुत सारे मटेरियल दिख रहे थे और वैरायटीज ऑफ लिटरेचर दिख रहे थे, लेकिन जैसे आपका टॉपिक रिफाइंड हो गया, राइट, तो रिफाइंड होने के बाद, एक फाइन ट्यून्ड होने के बाद आपको ये बात समझ में आने लगता है कि ये टेक्स्ट या ये मटेरियल ही मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट है, जो मेरे टॉपिक से डायरेक्ट इसका लिंक है, बाकी सारी चीजें मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड देन इट नैरो डाउन्स कि बस इतना, इस पूरे डॉक्यूमेंट में से इतनी बात निकालनी है, इसी पे जाकर के फोकस करना है हमें, बाकी चीजों से मुझे लेना देना नहीं है। ओके, सो यही बोल रहे हैं, you will be able to recognize the texts that are most relevant to you and hence the material that you need to read thoroughly and in detail। अब कौन सा मटेरियल जो है thoroughly पढ़ना है और डिटेल्ड में पढ़ना है, एक एक चीजों को समझना है, उसके एक एक वर्ड्स को समझना है। ओके, एन इम्पॉर्टेंट वे टू कोप विद द लार्ज क्वांटिटी ऑफ रीडिंग, यदि मान लो कि बहुत ज्यादा मटेरियल पढ़ना है तो क्या करना है, इंपॉर्टेंट वे टू कोप विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रीडिंग इज टू अडॉप्ट इफिशिएंट अप्रोचेस एंड टेक्निक्स। आपको ये चीज तो अप्रोच लेना ही पड़ेगा और टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेगी, इफिशिएंट टेक्निक्स कौन सा है, इफिशिएंट अप्रोच कौन सा है, किस वे से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करें, और जब हम प्रॉब्लम अप्रोच करें तो कौन सा टेक्निक्स या टूल्स यूज करें, वो आपके इफिशिएंट टूल्स एंड टेक्निक्स होने चाहिए, तभी आपका टाइम कम लगेगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू टेक लॉट्स ऑफ टाइम। फर्स्ट, पहला जो है उसमें इन द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट मटेरियल टू रीड, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि मोस्ट रेलिवेंट मटेरियल कौन कौन सा है जो मुझे पढ़ना है, ये डिसाइड करना। इस इफिशिएंट अप्रोच में पहला काम ये है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे पढ़ना है। And second, when actually reading the text, these texts in detail, मतलब उसके बाद जो है ये तो डिसाइड हो गया कि ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मुझे पढ़ना है। नाउ द क्वेश्चन को कब पढ़ना है उस चीज को, मतलब वो भी सीक्वेंस कौन सा होना है, कौन सा इस पूरे मटेरियल में से मुझे किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, या किस टाइम पे मैं जाकर के एम्फेसिस दूंगा और ज्यादा डिटेल में मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट डिसीजन ये है।
sorry, if you have a clearly defined purpose in your mind when you read a text, यदि आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि कब मुझे ये मटेरियल पढ़ना है, तब बाकी चीजें जो होती है इट विल हेल्प यू, वो इजी हो जाती है. इट विल हेल्प यू adopt the most appropriate strategy for the circumstances. पहला क्या बोला कि यदि आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये चीज पढ़ना है, उसमें से ये भी डिसाइड कर लिया कि कब पढ़ना है, वो जब आपको क्लियर हो गया कि कब मुझे ये टेक्स्ट पढ़ना है, तो उस केस में आपको क्या फायदा होगा? इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एडॉप्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी. अब कौन सी स्ट्रेटेजी मुझे लगानी है पढ़ते वक्त, ओके, फॉर द सर्कमस्टेंसेस. मतलब क्योंकि अब आपका सर्कमस्टेंसेस आता है कि आप मान लो कि सुबह से शाम तक आप बिजी हो, आपको 10 काम करने हैं, आपको फैमिली भी देखनी है, घर के भी काम करने हैं, ऑफिस में भी देखना है, ऑफिस में भी आप जॉब कर रहे हो, फिर आपके पीएचडी के भी काम करने हैं, या आपको थेसिस भी करने हैं. तो लेकिन वो रीडिंग का पार्ट जो है वो कब करोगे, वो आपके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिसाइड होगा कब आपको वो फ्री टाइम मिलेगा, जब उतना फ्री होकर के उस चीज को थोरोली पढ़ पाओगे आप. सो दैट डिसीजन, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजी, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर द सर्कमस्टेंसेस. उस सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे जो है आप कौन सी स्ट्रेटेजी जो है अडॉप्ट करोगे. At different stages in the research process, we read for different reasons. Again, research process में भी different इसके process है. research के मतलब process है. पहले आप topic identify करना, inclusion protocol लिखना, topic identify protocol लिखना, फिर data collections करना, फिर उसके बाद मान लो कि थोड़ा सा कुछ दिया, methodology यूज करना है. अब आप डेटा कलेक्शन शुरू कर चुके, डेटा कलेक्शन आ गया, तब आप रिजल्ट एनालिसिस करोगे, फिर जाकर के लिखना शुरू करोगे. तो ये डिफरेंट स्टेजेस है. तो किसी भी स्टेज में हो, जैसे मान लो कि आपको मेथड अप्लाई करना, आपको उस समय रियलाइज हो सकता है कि यार ठीक है, प्रोटोकॉल में तो हमने टेंटेटिव लिखा था कि ऐसे करेंगे, लेकिन क्या और कौन कौन से मेथड अवेलेबल है. जैसे हम लोग तुम्हारे उसमें कर रहे थे, तो हमने उठाया ना क्वेश्चन, ठीक है अभी तो प्रोटोकॉल में चला गया, लेकिन ढूंढो तो सही, अब फिर से ढूंढो कि लोगों ने कैसे उसको इवेल्युएट किया है. लेट अस फिक्स इट आउट, गो एंड रीड इट अदर आर्टिकल्स. तो ये होता है मतलब कि डिफरेंट स्टेजेस पे, एट द डिफरेंट स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस वी रीड फॉर डिफरेंट रीजंस. रीजन ही अलग हो गया, फोकस्ड रीजन. सिर्फ आपको ढूंढना है कैसे लोगों ने इमेज को इवेल्युएट किया. यू गॉट इट. इन द फर्स्ट इंस्टेंस योर रीडिंग इज एक्सप्लोरेटरी. हमेशा जब भी आप शुरू करते हो कोई भी चीज रीड करना, तो पहला पर्पस जो होता है फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी, मतलब आपको एक्सप्लोर करना है बस, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आप सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो. वी वांट टू फाइंड आउट द मोर अबाउट द टॉपिक एंड एक्सप्लोर आइडियाज इन ए फेयरली फ्री रेंजिंग वे. इस केस में क्या कर रहे हैं लोग, वी वांट टू फाइंड इट आउट मोर अबाउट द टॉपिक. टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जितना इंफॉर्मेशन मिल सकता है वो हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं. एंड एक्सप्लोर आइडियाज, और आइडियाज भी एक्सप्लोर करना है, कौन से आइडियाज पे मुझे काम करना है. बेसिकली इसमें आइडिया क्या है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड मैनर में नहीं है, फेयरली फ्री रेंजिंग वेज. मतलब उसका रेंज भी मतलब वो फिक्स नहीं है कि वो कितना दूर तक आप जा सकते हो, मतलब फ्री है, लेकिन जैसे दिमाग में आया इधर का, अच्छा इसके बाद ये पढ़ते हैं, इसके बाद ये पढ़ते हैं, ऐसा. बेसिकली एक्सप्लोर, ये अच्छा लग रहा है, ये आर्टिकल को एक बार स्कैन करके देख लेते हैं, समथिंग लाइक दैट. ओके. लेटर, उसके बाद वी हैव टू एडॉप्ट ए मोर फोकस्ड अप्रोच. जब एक्सप्लोरेटरी काम हो गया, आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, उसमें से एक्सप्लोर करते वक्त आपको पता चल जाता है यहाँ पे ना मुझे ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा, ये चीज अभी समझ में नहीं है, लेकिन ये काम का है. तो उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है वही लेटर, वी हैव टू अडॉप्ट ए मोर फोकस्ड अप्रोच व्हेन more precise research questions have to be formulated, have been formulated, when more precise research questions have been formulated. मतलब जब भी आप प्रोटोकॉल लिखते हो, जैसे मान लो कि एक प्रोटोकॉल आपको थेसिस का एक टाइटल हो गया, लेकिन अभी
कौन इस टाइटल के अंदर में हम कौन सा क्वेश्चन ढूंढने वाले हैं. व्हाट इज आवर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट. व्हाट इज माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज माय सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, what research questions I am going to answer by collecting the data or by doing certain things out. You got it? तो ये अब उस क्वेश्चन के प्रिसाइज क्वेश्चन जब फॉर्मुलेट हो गया है, उस वहां पे जाके हमें फोकस्ड अप्रोच लगाना है, उसके बारे में अब हमें ढूंढना है. ओके, एट दिस पॉइंट यू मे रीड फॉर मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. अब जब फोकस्ड पे आ गए आप, तो आप सिर्फ क्या पढ़ने वाले हो, मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही ढूंढने वाले हो. सच एज टू फाइंड एविडेंस एंड अथॉरिटी टू बैकअप योर असर्शन. मतलब आपने जो अपना एजम्पशंस लिया है, जिस एजम्पशंस पे आपने अपनी थीसिस डिस्क्राइब करी है या आपने अपना रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया हुआ है, तो आपके एजम्पशंस हैं. तभी हमें लगता है कि जैसे मान लो कि मैं किसी को थीसिस दे रहा हूँ स्टोकास्टिक रेजोनेंस पे, तो हमारे दिमाग में फिक्स्ड है कि स्टोकास्टिक रेजोनेंस में ये चीजें इंप्रूव होंगी. नाउ आई एम जस्ट लुकिंग फॉर बैकिंग अप दोज स्टेटमेंट कि हम जो सोच रहे हैं कि स्टोकास्टिक रेजोनेंस इज गोइंग टू गिव अ फ्रूटफुल रिजल्ट इन दिस इमेज. और किसी ने कोई काम किया क्या, सिर्फ मैं उतना ही ढूंढ रहा हूं कि और किसी ने कोई काम किया है क्या इमेज में, नथिंग एल्स. मेरा और कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पे. That is called more specific approach and looking for a particular answer. Okay? At this point you read for more specific information such as to find evidence and authority to back up your assertions. या दूसरा एग्जाम्पल क्या है, contrasting definition on a particular concept you are using. मतलब उस कॉन्सेप्ट पे लोगों के अलग अलग व्यूज हैं क्या, या अलग अलग डेफिनेशन, पता बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशन भी तो लोगों ने नहीं प्रोवाइड करे, ये चीज है. और या ये क्वेश्चन हो सकता है, रीजन फॉर द चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर रिसर्च मेथड. हमें पता है हमने एसवीडी तो यूज कर लिया इस इमेज में, लेकिन भाई एसवीडी के अलावा और भी तो यूज हो सकता था, वो क्यों नहीं करा, डीसीटी क्यों नहीं किया, नहीं वेवलेट ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं यूज करा. तो वो रीजन ढूंढना कि व्हाई आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर, व्हाई एसबीएम ओनली, व्हाई नॉट अदर मेथडोलॉजी. नहीं, तो वो ढूंढना, आप उस रीजन के लिए जाकर के आप ढूंढ रहे हो और रीड कर रहे हो. मतलब आपका रीडिंग का पर्पस वो सिर्फ एक रीजन ढूंढना है, नथिंग एल्स, ना ज्यादा ना कम. In fact, not only do we read in different ways depending on our purpose at a particular point in time, but also it is common to revisit key sources of information as you will find. ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इनफैक्ट यही जरूरी नहीं है, नॉट ओनली डू वी रीड इन डिफरेंट वेज, हम अलग अलग तरीके से रीड करते हैं, कभी फोकस्ड स्टडी करते हैं, कभी एक्सप्लोरेटरी स्टडी करते हैं, राइट. डिपेंडिंग ऑन हमारा पर्पस क्या है, यदि एक्सप्लोर करने का है, सिर्फ एक टॉपिक डिसाइड करना है, मोर जानकारी, मोटा मोटी जानकारी पता करनी है, ओवरव्यू पता करना है, तो वहां पे हमें एक्सप्लोरेटरी चाहेंगे, राइट. या जहाँ पे फोकस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए उधर से फिर उसी में रिस्ट्रिक्ट करके हम जाकर के ढूंढेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे. बोल रहा है बट इसके साथ साथ क्या, बट ऑल्सो इट इज कॉमन कि टू रीविजिट की सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आप इंफॉर्मेशन जो आप इकट्ठा किए हो उसको बार बार रीविजिट भी करते हो आप, एक ही बार नहीं पढ़ते हो, कई बार पढ़ते हो, राइट. ये भी एक जरूरी कॉन्सेप्ट होता है. यू टेक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू योर फोकस. और जब आप विजिट करते हो तब क्या करते हो, उसमें से क्या उठा रहे हो, यू टेक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द टेक्स्ट, उसी टेक्स्ट से एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप उठाते हो अकॉर्डिंग टू योर फोकस एट ए स्पेसिफिक मोमेंट इन द रिसर्च प्रोसेस. मतलब आपने शुरू में लिटरेचर रिव्यू करा, आपके पास ऑलरेडी एक फाइल और फोल्डर में सारे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं. जब आपका रिसर्च प्रोग्रेस होता है तो वापिस उसी में का कोई आर्टिकल या उन्हीं पेपर्स में से आप बार बार जाकर के पढ़ते हो कोई चीज ढूंढने के लिए, और फिर
उन्हीं पेपर में से उठाते हो कुछ मटेरियल और जाकर के राइटिंग प्रोसेस में या अपने थेसिस में या कहीं पे भी यूज करते हो। ओके, तो रिविजिट करना, ये प्रोसेस भी चलता रहता है। ठीक है, हाँ। अब जाके शुरू हुआ टेक्निक्स फॉर रीडिंग इफिशिएंटली। सो क्या टेक्निक्स है इफिशिएंट रीडिंग का? तो एक टेक्निक सजेस्ट कर रहे हैं SQ3R, मतलब SQ उसके बाद 3 बार R। SQ में क्या है? सर्वे, पहले सर्वे करना, उसके बाद क्वेश्चन डालना, और उसके बाद रीड करना, रिकॉल करना और रिव्यू करना, तीनों काम है। तो पहले तो सबसे पहले क्या है कि आपको सर्वे करना है कि भाई ठीक है ये आर्टिकल जो है मुझे पढ़ना है, सर्वे हो गया, ये आर्टिकल पढ़ना है। या आप एक आर्टिकल यदि उठाए हो तो उस आर्टिकल में भी आपने पहले सर्वे किया, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप क्या ढूंढ रहे हो। जैसे आपने किया अभी स्टेजिंग का, डॉक्यूमेंट पहले ढूंढा, फिर हमारा मेन फोकस क्या है, भाई मुझे बताओ स्टेजिंग का बात, सिर्फ कहां पे स्टेजिंग की बात है, तो जस्ट फोकसिंग ऑन दोज पार्ट। ओके, क्वेश्चन दिमाग में रखना, उसके बाद रीड करना, उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए आपको रीड करना है, और फिर रीड करके रिकॉल करना, उसको बंद करना है, माइंड में रिकॉल करना है। आर यू एबल टू रिकॉल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन? ओके, उसके बाद उसको रिव्यू करना है। तो ये जो है वो इफेक्टिव टेक्निक है रीड करने का, जो ऑथर सजेस्ट कर रहा है। बाय फॉलोइंग द सजेस्टेड स्टेप्स, यदि हम ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल एंड रिव्यू, तो क्या बेनिफिट हो? यू आर एक्टिवली एंगेज्ड टू इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट instead of taking in information in a passive and unquestioning way। यदि आप एक क्वेश्चन दिमाग में इस स्टेप को यदि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट आप रीड कर रहे हैं, जो बिना क्वेश्चंस लगाए जो भी चीज बात लिखी हुई है उसको आप ले रहे हो, उसके साथ कोई इंटरेक्शन हो नहीं रहा, जस्ट रीड करने के लिए रीड कर रहे हैं, सुनने के लिए सुन रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन सुनने को अगर आपको सुनने के लिए सुनना ही होता है, यहाँ पे अभी इफ बट नहीं लगाना है पढ़ाई में। मतलब अभी जैसे मान लो कि हम तो क्रिटिकली वो बात बोल ही रहे ना, यहाँ पे माइंड यदि दूसरी जगह जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या आने वाला है वो आपको नहीं पता है। लेकिन रीड करते वक्त ये आपको पता है कि रुक करके वापस आ जाओगे, लेकिन मेरे वॉइस को पीछे नहीं करो, और रिकॉर्डेड है तो जरूर सुन सकते हो बार बार। फिर आप क्रिटिकली रिव्यू करो हर चीजों को कि ये बोल क्या रहा है, व्हाट इज ट्राइंग टू से। ओके, ये यहाँ पे अगेन बॉक्स 4.1 नेक्स्ट पेज पे आएगा, वो वहां पे डिटेल दिखते हैं। इट इज ऑफ कोर्स ए स्ट्रेटजी विच कैन बी यूज्ड फ्लेक्सिबली। ये भी एक स्ट्रेटजी है जिसको फ्लेक्सिबली हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक रिजिड वे में ही चलना है हमें, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल, रिव्यू, इसी पैटर्न पे चलना है। नो, फ्लेक्सिबिलिटी है, बोल रहे हैं कि यू कैन यूज, इट कैन बी यूज्ड फ्लेक्सिबली अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल प्रेफरेंस एंड पर्पस फॉर रीडिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम। जब भी आप रीड कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे रीड कर रहे हो, तो आपका इंडिविजुअल प्रेफरेंस क्या है, किस तरीके से आप पढ़ते हो, चीजों को समझते हो, एंड किस पर्पस के लिए आप पढ़ रहे हो जब आप पढ़ने जा रहे हो उन चीजों को, राइट। तो आप इनको सीक्वेंस, ये सारी चीजें जो हैं वो आप चेंज कर सकते हो। हो सकता है कि आप एक बार अपने सर्वे कर लिया है, आपको पता है कि यहाँ पे है, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके बाद नेक्स्ट तुरंत अभी बैठूं तो मैं क्वेश्चन नहीं उठाऊं। ठीक है, सर्वे करके उठ गए, घूम के आ गए, चलो यार इतनी इतनी चीजें। आप क्वेश्चन अब आप सोच रहे हो, या पहले से ही क्वेश्चन दिमाग में बैठे हो, फिर जाके सर्वे कर रहे हो, वो आगे पीछे कर सकते हो आप। सो ये है बॉक्स 4.1 which tells about SQ3R. So what it says, survey the text to ascertain the gist और general idea। इसलिए सर्वे करना है टेक्स्ट को क्योंकि आपको उसका जिस्ट क्या है, वो क्या लिखना चाह रहा है, या आपको जनरल एक आइडिया मिल जाए कि ये बात इस टेक्स्ट के बारे में है। मतलब आप कुछ दूसरे को डिस्क्राइब तो कर दो
ठीक है जी, इसमें ये बात लिखी हुई है, बाकी फोकस होकर के सभी कुछ मुझे याद नहीं है, मैं देख के पढ़ के फिर बता सकता हूँ, या जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप बताइए तो हम आपसे ढूंढ के बता देते हैं डिटेल में, लेकिन इसका ओवरव्यू ऐसा है। तो जिस्ट आइडियल जनरल आइडिया लेने के लिए उसका जिस्ट मतलब कोर पार्ट क्या है वो पता करने के लिए आप सर्वे करते हो। क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, व्हाइल सर्वेइंग द टेक्स्ट थिंक अबाउट क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक द टेक्स्ट टू आंसर। मतलब वो क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है जो आप सोच रहे हो कि ये टेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूं तो ये टेक्स्ट जो है पढ़ने से मुझे वो आंसर मिल जाएगा, वो चीज वो क्वेश्चन दिमाग में रखना है आपको, वो भूलना नहीं है। विद दैट क्वेश्चन यू आर रीडिंग द टेक्स्ट टू आंसर इफ यू डिसाइड इट इज रिलेवेंट टू रीड इन मोर डिटेल, राइट। तो अभी यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि जब सर्वे कर रहे हो जब भी, तो क्वेश्चंस दिमाग में रखना है कि ये क्वेश्चन का आंसर इस टेक्स्ट में मिलेगा और कहाँ मिल रहा है। कोई जरूरी नहीं कि उस समय पे वो पूरा का पूरा बात समझ ही लेना, आप वहां मार्क कर सकते हो कि भाई यहाँ पे मेरा पॉसिबल इंफॉर्मेशन है जो मुझे रिविजिट करना है, और यहाँ पढ़ूंगा तो ये इस एरिया में आकर के मेरा इस रीजन में ये टेक्स्ट जो है वो मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आपने मार्क कर लिया, मार्क करके छोड़ दिया, फिर दूसरी सिटिंग में आप वही एरिया पढ़ने वाले हो। ओके, रीड द टेक्स्ट केयरफुली इफ यू थिंक इट इज पर्टिनेंट फॉर योर रिसर्च। यदि आपको लगता है कि ये टेक्स्ट जो है मेरे रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान से पढ़िए उसको, अच्छे से पढ़, ध्यान से पढ़ने के बाद एक एक वर्ड क्या मीनिंग हो सकता है, उसके पीछे उसका आइडिया क्या था, लाइक ये सारी चीजें आपको डिग आउट करनी है। सोचना है कि उसने ऐसा क्यों लिखा, क्या सोच के लिखा होगा, राइट। उसके बाद बोल रहे हैं जब आप ध्यान से पढ़ रहे हो टेक्स्ट केयरफुली तो जाकर के आपको रिकॉल वाली बात आती है। रिकॉल द मेन पॉइंट आफ्टर यू हैव रेड द टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट तो रीड कर लिया, अब आपको थोड़ा बैठ करके उसको बंद कर दीजिए और सोचिए कि आप क्या क्या चीजें आप याद कर पा रहे हैं, कि उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई थी। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है रिकॉल करने का। कुछ भी टेक्स्ट पर हो या आप सुन रहे हो, एक बार बैठ करके रिकॉल करने की आदत डेवलप करनी चाहिए। यदि ये आदत डेवलप होगी तो आपको मतलब एक तो आपका इफेक्टिव रीडिंग तो हो ही रहा है, और फिर उसको क्या बोलोगे कि आप एक हैबिट में आ जाए ना तो लंबे समय तक याद रहता है, और याद रहने के साथ फिर दूसरा टेक्स्ट पढ़ोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे अपने नॉलेज के अंडरस्टैंडिंग को दूसरे टेक्स्ट के साथ। क्योंकि जब तक रिकॉल करने का कैपेसिटी नहीं है आपका, पढ़ने के लिए पढ़ लिया तो दूसरे आर्टिकल से कैसे रिलेट करोगे, दूसरा पढ़ोगे तो तब तो इधर की चीजें आप भूल गए, राइट। सो रिकॉल करना है, रिकॉल द मेन पॉइंट आफ्टर यू हैव रेड द टेक्स्ट। इसका मेन पॉइंट क्या था वो उसके बारे में सोचना है। एंड देन इट सेज फिफ्थ कि रिव्यू द टेक्स्ट टू कंफर्म दैट you have recalled all the main points that are significant for you and your work। रिव्यू प्रोसेस में क्या करना है, रिव्यू द टेक्स्ट टू कंफर्म, आपने जो रिकॉल किया है वो सही रिकॉल किया है कि नहीं किया। फिर से आप टेक्स्ट जाकर के देखिए, आपने जो रिकॉल करके जो पॉइंट लिखे हैं उसको जाके कंफर्म करिए उसमें, राइट। सो रिव्यू द टेक्स्ट टू कंफर्म दैट यू हैव रिकॉल्ड ऑल द मेन पॉइंट्स, जितने उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे, मेन पॉइंट दैट वन सिग्निफिकेंट फॉर योर वर्क, फॉर यू एंड योर वर्क, जो आपके वर्क के लिए और आपके लिए या आपके वर्क के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे पॉइंट्स आप रिकॉल कर पाए या नहीं कर पाए हैं। मेन पॉइंट वो जाकर के टेक्स्ट से कंफर्म करिए, तब जाकर के आपकी रीडिंग जो होती है वो एक्टिव होती है, तब जाकर के आपको समझ में आता है कि यस नाउ आई हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल या दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। ओके, इट इज हेल्पफुल इन एडिशन टू द SQ3R फ्रेमवर्क टू कंसीडर इन मोर डिटेल द टेक्निक्स यू माइट यूज टू वर्क थ्रू द अबव स्टेप्स। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, इट इज हेल्पफुल इन एडिशन टू SQ3R फॉर्मेट, मतलब ये फॉर्मेट तो आपको फॉलो करना है,
लेकिन सर्वे करते वक्त कौन सी टेक्निक यूज करनी है, रीड करते वक्त कौन सी टेक्निक यूज करनी है, राइट। अगेन जब आप रिकॉल कर रहे हो तो एक्चुअली में आपके रिकॉल करते वक्त कौन सी टेक्निक आप यूज कर सकते हो, या रिव्यू करते वक्त कौन सी इफेक्टिव आपकी टेक्निक होगी, वो उसके बारे में भी आपको मोर डिटेल्स वही बात बोल रहा है। कंसीडर इन मोर डिटेल द टेक्निक्स यू माइट यूज टू वर्क थ्रू द अबव स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करते समय कौन कौन सी टेक्निक आप यूज करने वाले हैं उसके बारे में भी सोचना इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट लेक्चर में यहां से शुरू करेंगे, राइट। अभी हम स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे।